भाई साहब आप ये आम खा रहे हैं ना? भाई देखने में तो यही लगता है कि मैं ये आम खा रहा हूँ, लेकिन न तो ये आम असली है, न मैं असली हूँ और न तुम असली हो। दरअसल ये सब चेतना का प्रभाव है, मतलब ये सब कल्पना है। हम सब कल्पना हैं, यथार्थ नहीं है। हम सब ख्वाब हैं, तसव्वुर हैं, सपना है। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने भौतिकवाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। भौतिकवाद एक लंबे समय से विकसित होते होते एक बहुत ही उन्नत स्तर तक पहुंच गया है। इस उन्नत स्तर के भौतिकवाद को समझने के लिए हमें पुराने भौतिकवाद को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। उस पुराने अनगढ़ भौतिकवाद की बहुत सारी बातें तो चंगू मंगुओं की टाइम पास बातें ही हैं, लेकिन बहुत सी बातें बहुत ध्यान देने योग्य हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन ध्यान देने योग्य बातों पर विस्तार से चर्चा करें। हजारों वर्षों से एक सवाल होता चला आया है कि ब्रह्मांड पहले अस्तित्व में आया या फिर मनुष्य की चेतना। हजारों सालों से चलते आने वाला ये सवाल कुछ ऐसा ही है जैसे कि पृथ्वी पहले आई या फिर उस पर चलने वाले मनुष्य। मनुष्य के विचारों के होने के लिए पहले मनुष्यों का होना जरूरी है। मनुष्यों के होने के लिए पहले उनके कदमों के नीचे पृथ्वी का होना जरूरी है। अगर पृथ्वी पहले नहीं बनती तो मनुष्य कहाँ बनते? अच्छा, हजारों साल पहले जब ज्ञान की शुरुआत नहीं हुई थी, तब अगर कोई इस तरह की बातें करता कि पृथ्वी पहले आई या फिर उस पर चलने वाले लोग, तो ये बात समझ में भी आती है। लेकिन आज हजारों साल बाद भी अगर बहुत बुद्धिजीवी, बहुत ही विद्वान कहलाने वाले लोग इस तरह की बातें करें, तब तो फिर हमें ज्ञान की तलाश में भाववाद को, भौतिकवाद को और भौतिकवाद के बहुत ही उन्नत स्वरूप यानी कि द्वंद्ववाद को समझने की बेहद ज़रूरत है। जन्म के बाद शिशुकाल से ही मनुष्य पेड़ों, पक्षियों और आकाश को देखते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें वास्तविकता में मौजूद होती हैं, इसीलिए मनुष्य इन्हें वास्तविक चीज़ें मानते भी हैं। ये चीज़ें देखने वालों के दिमागों में प्रतिबिंबित होती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें दिमाग में बनी छवि का आधार होती हैं, इसीलिए देखने वालों के दिमागों में विचार आना शुरू हो जाते हैं। बाकी के शरीर की ही तरह मानव का दिमाग भी एक तत्व है। शरीर के अंदर किसी ग्रंथि से रिश्ता हुआ कोई द्रव्य भी तत्व है। हालांकि दिमाग से उपजे हुए विचार तत्व नहीं होते। बाहर मौजूद कोई पेड़ पदार्थ है। आंखें वे माध्यम हैं जो पदार्थ की छवि दिमाग तक पहुंचाती हैं। दिमाग एक तरीके का आईना है। किसी पदार्थ, किसी वस्तु, किसी मनुष्य या जो भी आईने के सामने हो, उसकी छवि आईने पर प्रतिबिंब बनाती है। यदि वो चीज़ दूर जाती है तो आईने में छवि भी दूर हो जाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि आईने में कोई छवि बने ही नहीं। यदि आईने को फर्श की तरफ उल्टा भी रख दिया जाए, तब भी फर्श की छवि आईने में होगी। छवि को प्रतिबिंबित करना ही आईने का काम होता है। आईना खुद ही कुछ सोच नहीं सकता। लेकिन दिमाग पूरी तरह से आईने जैसा नहीं होता जो कोई छवि प्रतिबिंबित करता हो। दिमाग सोच का आधार होता है। विचार दिमाग में बनी सोच का परिणाम होता है और व्यवहार विचार के अनुसार ही होता है। विचार बाहरी पदार्थ को या पदार्थ की स्थिति को सहेज सकते हैं और फिर पदार्थ को बदल भी सकते हैं। दिमाग और आईने की तुलना केवल एक हद तक ही की जा सकती है। दिमाग पर पड़ रही किसी पेड़ की, किसी नदी की छवि की तुलना किसी आईने के सामने खड़े किसी इंसान की या किसी और चीज़ की छवि से की जा सकती है, और बस ये तुलना यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए मैं इस नदी को देख रहा हूँ और ये नदी अभी यहाँ से गायब हो जाए, तब फिर मेरे दिमाग पर पड़ी इसकी छवि गायब नहीं होगी, क्योंकि इंसानी दिमाग हो या किसी पशु का भी दिमाग हो, वो निर्जीव नहीं होता, जबकि आईना निर्जीव होता है। आईना सोच नहीं सकता, लेकिन दिमाग सोच सकता है। बड़े बड़े जानवरों तक का दिमाग काफ़ी हद तक सोचता है। जो कुछ पहले देख रखा हो, उसके आधार पर इंसान का दिमाग अनदेखी चीज़ों की भी कल्पना कर सकता है। अब इन भाई साहब को देखिए, भले ही इन्होंने अपने जीवन में कभी कटहल का पेड़ न देखा हो, लेकिन अगर अच्छे तरीके से उसके बारे में इन्हें बता दिया जाए तो ये घर जाकर उस पेड़ का चित्र बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने किसी अनदेखी वस्तु का कोई विवरण सुना या पढ़ा ही ना हो, तो उस अनदेखी वस्तु की छवि बनाना, उसका चित्र बनाना उस व्यक्ति के दिमाग के बस की बात हो ही नहीं सकती। भाववाद में बड़े संदेह होते हैं। अब मान लीजिए कि मैं किसी पेड़ को देख रहा हूँ, तो भाववादी ऐसे सोचेंगे कि क्या पेड़ वास्तविकता में बाहर मौजूद होता है, या फिर मैं किसी ऐसी चीज़ की कल्पना करता हूँ जो बाहर मौजूद ही नहीं होती, या फिर क्या मेरे दिमाग में पहले किसी अनदेखी चीज़ का विचार आता है और फिर उस बाहरी चीज़ को मैं अपनी कल्पना के अनुसार अनुभव करता हूँ। ये भाववादियों के संदेह ही नहीं होते, बल्कि यही उनका दृष्टिकोण होता है।
मेरे जैसे लोगों को तो भाववाद कुछ ऐसे ही समझ में आता है, और अगर ये गलत भी समझ में आता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई बात समझ में नहीं आती, तो उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि भाषा कुछ अजीब है, बल्कि उसका कारण ये भी है कि जो बात बताई गई है वो वाकई में समझने के योग्य है ही नहीं। दर्शन शास्त्र पर जब मैंने वीडियो सीरीज़ चालू की थी तो उसके दूसरे एपिसोड में मैंने ये बताया था कि कोई लेखक अपनी बात को क्यों नहीं समझा पाता है। तो उसका दूसरा कारण ये था कि अनजान विषयों पर अगर लेखक अपनी बात कहेगा तो वो शायद पाठकों को अपनी बात नहीं समझा पाएगा, और वही बात मुझ पर भी लागू होती है। मैं आपको भाववाद के बारे में बता तो रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में मेरी समझ उतनी परिपक्व, उतनी मैच्योर नहीं है। मैंने इसको समझने की खूब कोशिश कर ली, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ वही आपको समझा रहा हूँ। लेकिन एक बात तय है, अगर भाववादी दर्शन का पूरा औचित्य समझाते हुए भी कोई आपको भाववाद समझाने की कोशिश करे, तब भी भाववाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ ही नहीं सकता है। भाववादी लोगों का इस दुनिया को देखने का तरीका एकदम ही अलग होता है, और उसका कोई तार्किक आधार भी नहीं होता। वे दुनिया को किस तरह से देखते हैं, कैसे समझते हैं, ये जानने के लिए आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। इन भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, आप ये आम खा रहे हैं ना? भाई देखने में तो यही लगता है कि मैं ये आम खा रहा हूँ, लेकिन न तो ये आम असली है, न मैं असली हूँ, और न तुम असली हो। दरअसल ये सब चेतना का प्रभाव है, मतलब ये सब कल्पना है। हम सब कल्पना हैं, यथार्थ नहीं है। हम सब ख्वाब हैं, तसव्वुर हैं, सपना हैं। अब अगर कोई इस दुनिया को ऐसे देखता होगा तो आप उससे यही कहेंगे ना कि भाई तू तो मेरा पागल है। तूने मुझे पागल बोला? अबे तू पागल, तेरा पूरा खानदान पागल। तो आम होता है कि नहीं, पेड़ होता है कि नहीं, इनका अस्तित्व होता है कि नहीं, भाववादी इसी तरीके के सवाल करते हैं। और वे ये सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि यही उनका स्वभाव होता है। जो चीज़ अस्तित्वमान है, जिसका अस्तित्व है, उस पर यकीन न करना, और जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उस पर पूरा यकीन करना, उसकी पूरी भक्ति करना। दरअसल ये एक बीमारी ही तो है, और इसी बीमारी के चलते भाववादी वास्तविक मुद्दों पर बहुत ज़्यादा संदेह करते हैं कि ये मुद्दा वास्तविक है भी कि नहीं। भाववाद की बीमारी से पीड़ित ऐसे लोगों को अगर आप पागल या मूर्ख कहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा वे आप पर चढ़ बैठेंगे। एक बार वृंदावन में एक नास्तिक सम्मेलन आयोजित हुआ, और इसके आयोजकों ने आयोजन से पहले ही उसका प्रचार करने के क्रम में भाववादियों के बारे में, मतलब ईश्वर, अल्लाह, गॉड को मानने वाले लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह दी थीं जिससे वे उद्वेलित हो गए। और नतीजा ये हुआ कि जिस दिन ये आयोजन हो रहा था उसी दिन तमाम लोगों ने आकर वहाँ पर हमला कर दिया। आयोजन स्थल पर, मतलब उनके आयोजकों के घर को तोड़ फोड़ दिया, उसके कांच तोड़ दिए, आगजनी कर दी, पुलिस केस कर दिए। आखिरकार उन लोगों को भारत देश छोड़कर चले जाना पड़ा। कई भौतिकवादी वृंदावन के इन नास्तिक भाइयों की तरह मूर्ख को सीधे सीधे मूर्ख कहने वाले नहीं होते। वे बड़े ही प्यार से बात करते हैं। वे भाववादियों की बीमार खोपड़ियों में द्वंद्ववाद और भौतिकवाद की बात को घुसेड़ने के लिए बड़े ही प्यार का सहारा लेते हैं। लेकिन एक तो भाववादी पहले से ही अद्भुत बुद्धि का होता है, वो आपकी बात को समझना ही नहीं चाहता। ऊपर से अगर वो थोड़ा बहुत समय आपको दे भी देता है तो अगर आपकी भाषा बहुत ज़्यादा कठिन होती है, आपकी भाषा में बड़े भारी भरकम शब्द होते हैं, तो भाववादी के सिर के ऊपर से सारी बात निकल जाती है। किसी कट्टर भाववादी को तो भौतिकवाद समझाया ही नहीं जा सकता, ऐसा मेरा अब तक का अपने अनुभवों से मानना है। लेकिन अगर कोई ऐसा भोला भाला जीव, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी बात सुनना समझना चाहता है, अगर हम उसे भौतिकवाद समझाना चाहें तो हमारी भाषा बेहद सरल होनी चाहिए, हमारे शब्दों का चयन बहुत समझदारी भरा होना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ अपने कुछ ऐसे दोस्तों को जो भौतिकवाद के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, बहुत विद्वान हैं। वे जब अपनी बात रखते हैं तो बहुत लंबे लंबे लेखों के माध्यम से, बड़े लंबे लंबे वीडियोस के माध्यम से रखते हैं, और उनकी बातों में उनके शब्द इतने भयंकर होते हैं कि सुनने पढ़ने वाले शुरुआत करते ही बात ख़त्म कर देते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी लेख, कोई भी वीडियो श्रोताओं और पाठकों के लिए होता है, उसे प्रस्तुत करने वालों के लिए नहीं। इसलिए अगर हम अपनी बात को सरल तरीके से लोगों के बीच में लेकर नहीं जाएंगे तो कोई दर्शन चाहे कितना ही बेहतर क्यों ना हो, वो कभी भी लोगों के बीच में अपनी जगह नहीं बना पाएगा।